मेरे दोस्त, मैं करमीन कुमार। नमस्कार। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कौन कौन सा हुआ है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हम इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रखे हैं उसके बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। ये जो भी हम संविधान संशोधन के बारे में बताते हैं, पढ़ के बताते हैं, मतलब ये हम लक्ष्मीकांत बुक है उसमें से डाटा लेके आप लोगों को बताते हैं, ऐसे ही नहीं बता देते। और जो भी डाटा रहेगा एकदम सही रहेगा, उसमें एरर बहुत कम ही संभावना है, क्योंकि गलती हर किसी से हो जाती है, हम भी इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए लक्ष्मीकांत जो कि हमारे पास है, इसमें से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान संशोधन। हमारे चैनल का नाम है जीके इंडिया चैनल, जीके इंडिया के मतलब करमेंद्र कुमार, जीके इंडिया। उसके बाद संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस भाग में है? भाग 20। संविधान संशोधन भाग 20 में है। भारतीय संविधान में भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन आता है। स्रोत ये जो है, या किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन, ये दक्षिणी अफ्रीका देश से लिया गया। किस देश से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका देश से लिया गया। किस देश से? दक्षिणी अफ्रीका से। फिर अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गगत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम पेपरों में तो बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। 368 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है कि संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान संशोधन 368 के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार के संबंध में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था? तो भूमि सुधार के संबंध में किया गया था। द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में लोकसभा में एक सदस्य का प्रतिनिधित्व मतलब कि ये समझ लीजिए, यहाँ देखो, यहाँ लोकसभा में एक सदस्य जो होता है, जैसे सांसद कहा जाता है उसे, उसका प्रतिनिधित्व 7 लाख से अधिक, 7,50,000 से अधिक लोगों का होगा। इससे कम होता था पहले 7 लाख तक ही एक प्रतिनिधि चुना जाता था, मतलब एक सांसद का चुनाव होता था। फिर उसके बाद इसका जनसंख्या से अधिक का सांसद चुना जाएगा, लोकसभा सदस्य चुना जाएगा। फिर आते हैं द्वितीय संविधान संशोधन पर तृतीय संविधान संशोधन 1954 में संसद को खाद्य पदार्थ, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसके लोकहित की शक्तियों का वर्णन किया गया है कि जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसमें संविधान अपना कानून बना सकता है। फिर चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया गया है। चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया गया है। ये निजी संपत्ति अनिवार्य, यदि किसी को अनिवार्य समझा जाएगा सरकार के लिए, जैसे कहीं एयरपोर्ट बनाना हुआ, रेलवे बनाना हुआ, उसके लिए तो उसका अधिग्रहण कर लेगी सरकार, मतलब सरकार आपसे ले लेगी, उसके बदले में आपको क्षतिपूर्ति पैसा दिया जाएगा, धन दिया जाएगा। उसके लिए आपको न्यायालय में जांच करने नहीं जाएगा। फिर बाद में संशोधन होता है, न्यायालय में जांच करने जा सकते हैं। बाद में संविधान संशोधन और हुआ इसी के अंतर्गत बाद में। फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाने का स्वीकृत दिया गया या स्वीकार कर लिया गया था इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं
उसके बाद हम लोग देखते हैं आठवां आठवां संविधान संशोधन। आठवां संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि इसमें उन लोगों को प्रतिनिधित्व कैसे मिले, मतलब कि वो लोग चुनाव से चुन के कैसे आए हैं, उसके लिए उन लोगों को आरक्षण मिला है। 1960 में ये किया गया था। मतलब कि पहले 10 साल के लिए था, फिर उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन के अंतर्गत नौवें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और पाक एक भूमि था जो बीरुवाद वाड़ी भूमि का विवाद था, उसको लेन देन के लिए किया गया था कि मतलब कुछ भाग को आप ले लीजिए, कुछ भाग को जो मतलब कुछ जो मुस्लिम क्षेत्र था वो बांग्लादेश में दे दिया गया। पाकिस्तान ही तब बांग्लादेश था। फिर उसके बाद और जो हिंदू वाला क्षेत्र था वो भारत में शामिल कर लिया गया। इसी के तहत वो समझौता किया गया था। फिर 10वें नंबर का संविधान संशोधन 1961 में दादर और नागर हवेली को भारतीय राज्य संघ से इसमें शामिल किया गया। फिर 12वां संविधान संशोधन 1962। ये पुर्तगाल वाले जो थे, ये जो पुर्तगाल वाले देश हमारा छोड़ के गए थे 1962 में। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से, लेकिन पुर्तगालियों से जब आज़ाद हुआ था हमारा देश 1962 में, क्योंकि 1962 से पहले गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि गोवा जो था 1962 में ही पूर्ण रूप से आज़ाद होता है। 1961 में वो जाते हैं और 62 में हम लोग संविधान संशोधन करके उसको राज्य का दर्जा दे देते हैं गोवा को। उससे पहले नहीं तो सबसे पहले वास्को डी गामा जब आया था भारत में तो गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। गोवा तभी से पुर्तगालियों के ही अधीन था। वो अंग्रेजों को शासन वहां पे नहीं था गोवा में, वहां पे पुर्तगालियों का ही शासन था। वास्को डी गामा आता है जो भारत में 1498 ईस्वी में। ये समझ लीजिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आता है। 1598 है यार, एक मिनट यार। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। ये समझ लीजिए मुगल से पहले आता है। बाबर से पहले पुर्तगाल का एक नाविक होता है जिसे वास्को डी गामा कहते हैं, वो ना आया होता ना भारत गुलाम होता है। चलिए ये हिस्ट्री का पार्ट है, आप हम पॉलिटी बताते हैं आपको। टॉपिक दूर हट जाएगा, टॉपिक से जो टॉपिक है उसको बताएंगे। हाँ, गोवा को आजाद पुर्तगालियों से जो 1962 में मिला था। फिर उसके बाद 14 नंबर का संविधान संशोधन पांडुचेरी को भारतीय राज्य संघ में शामिल किया गया। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। सिंधी को राजभाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन में ही समझ लीजिए 9वीं अनुसूची जोड़ दिया जाता है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल संविधान में 8 होती है। पहले संविधान संशोधन में हम वहां बताने की ऐड करना भूल गए थे, उसको आप लोग ऐड कर लेना। प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं सूची को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद ये सिंधी भाषा हो गया। फिर 22वां संविधान संशोधन जो हुआ था, असम और मेघालय का निर्माण किया गया था, उसको 2 भागों में बांट के किया गया था। फिर 35वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो अंग्रेजों ने उसका अधिग्रहण किया था। फिर उसके बाद 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को संरक्षण दे दिया गया कि भारत तुम्हारा संरक्षण करेगा, तुम्हारी सीमा का रक्षा करेगा। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन इंदिरा जी की बहुत अच्छी एक कूटनीति मान जाएगी, राजनीति के लिए बहुत अच्छी काम किए थे उन्होंने। तो 36वां संविधान संशोधन को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, एसएससी के पेपर में भी पूछा गया है और आरओ में भी एक बार पूछा गया है 1998 में। फिर उसके बाद ये बीएड में भी पूछा गया। बीएड एंट्रेंस का एग्जाम जो होता है
अभी होने वाला है, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भर चुका है, लोग अब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 41 नंबर का संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसको राज्य में लोक सेवा आयोग की आयु 60 वर्ष होती थी, उसको रिटायरमेंट की, उसके बाद उसको 62 वर्ष कर दी गई थी। 41वां संविधान संशोधन। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। 42 नंबर के संविधान संशोधन को जो 1976 में हुआ था, 42 नंबर का संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसको लघु संविधान का दर्जा दिया जाता, क्योंकि संविधान में बहुत संशोधन होता है उस समय, क्योंकि इंदिरा गांधी समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा संशोधन कर दी थी। उसमें से सबसे पहले प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़ा गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड। ये मतलब कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। फिर उसके बाद मूल कर्तव्य, 42वें ही संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42 नंबर संविधान संशोधन को मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, 51 के। फिर उसके बाद इसके भाग 4 के का के अंतर्गत आता है, भाग 4 के का के अंतर्गत रखा गया है मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य को भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। फिर लोकसभा में लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, उसके बारे में इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन कर दिया। 5 वर्ष का होता था, उसको 6 वर्ष कर दिया गया। फिर उसके बाद और बाकी संशोधन किया गया, उसको यदि आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको फिर हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ, 44 नंबर संविधान संशोधन, क्योंकि इस समय आपातकाल लगा देती हैं बिना किसी के पूछे उछे इंदिरा गांधी 1976 में ही, तो उससे लोगों को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा, इससे लोगों को आहत हुआ। फिर उनकी सरकार गई तो दूसरी सरकार बनी, मतलब कि जनता सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई और बाकी सब लोगों कई पार्टियों का गठबंधन हुआ था उस समय। फिर उसमें ये संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कुछ संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन में जो 42वां संविधान संशोधन के ही मतलब उसी में संशोधन किया गया कि मूल अधिकार, सबसे पहले मूल अधिकारों की अनुसूची संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार में सूची संपत्ति जो होता है उसको समाप्त कर दिया गया, उसको केवल विधिक अधिकार बना के रख दिया। मतलब किसी की संपत्ति यदि सरकार ले लेगी तो आप सिर्फ न्यायालय के द्वारा ही कुछ कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते, यदि न्यायालय जो कहेगा वही होगा। फिर अनुच्छेद 20 और 21, मतलब कि आपका मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत और 21 के अंतर्गत जो भी आता है उसका आपको आपातकाल भी लगेगा तो भी उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया पेपरों में। अनुच्छेद 20 और 21 किस समाप्त कब नहीं किया जा सकता, या आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त ही नहीं किया जा सकता। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है भारतीय संविधान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार नोट कर लेना, यदि कॉपी कलम लिए हो तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद निलंबित नहीं किया जाएगा, मतलब कि अनुच्छेद 20 और 21 को मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर उसी के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, मतलब इंदिरा गांधी आपातकाल वैसे लगा देती हैं बिना किसी के पूछे, बिना कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रपति को कह देती हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हम राष्ट्र आपातकाल लगाते हैं। उसी के विरुद्ध में, मतलब कि अब कोई ऐसा ना हो कि ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र का वो काला दिन कहा जाए जो आपातकाल लगाता, देश की सारी जनता को, जो देश के विरोधी, मतलब कि इंदिरा गांधी सरकार के जो विरोधी होते थे सबको 1.5 साल 2 साल के लिए जेल में बंद कर देती है इंदिरा गांधी, कुछ नहीं देखती कि उनके ऊपर क्या है क्या नहीं, यहाँ तक कि जिनको स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं प्रदान करती, मतलब कि नहीं देती हैं, वो समझ लीजिए हिटलर तानाशाही रवैया अपनाई थी अपना। तो ये गलत है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी के जब उनकी सरकार गिर गई तो उसी के पर्पज में राष्ट्रपति, मतलब कि आपातकाल राष्ट्रपति के कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री जो होते हैं जब तक लिखित सिफारिश नहीं देंगे, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं कर सकते जब तक अब कैबिनेट मंत्री जो है लिखित सिफारिश नहीं देंगे कि अब देश में आपातकाल लगाइए। देश में जैसे आपातकाल तभी लगता है कि जब देश में कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या किसी से युद्ध हो छिड़ जाए देश के मतलब दूसरे देश में, और कभी वित्तीय आपातकाल तो आया ही नहीं है कभी, तो इसी के लिए ठीक उसके अंतर्गत आता है। और बाकी हम आप लोगों को बताते हैं। फिर दोस्त उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं 61वां संविधान संशोधन से। ये हम सब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बता रहे हैं। यदि आप लोगों को पूरा संविधान संशोधन पढ़ना है, एक कोई भी ना छूटे, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, तो हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। 4-5 लोग कमेंट करेंगे तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उतना लिखने के लिए टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद 61 संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा में जो चुनाव होते हैं, मतदान करने की उम्र, पहले मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष आयु मतदान करने की जो थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में भी वही चल रहा है। फिर 71 नंबर का संविधान संशोधन 1992 में जो होता है, वो भाषा जो होता है उसके बारे में किया गया। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषा में संशोधन किया गया है, जो कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 73 नंबर के 73वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट। ये पंचायती राज को संवैधानिक संस्था के रूप में स्वीकृत करता है। उससे पहले संविधान के संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये मतलब डेट पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के किस सन में या किस डेट में भारतीय संविधान को पंचायती राज का दर्जा मिला था, या संवैधानिक दर्जा मिला, या संवैधानिक संस्था को स्वीकृत किया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया और उसमें 29 कार्यात्मक मतलब कौन से कार्य होंगे 29 उसको भी जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आते हैं हम, फिर उसके बाद एक तो हो गया ग्रामीण में, मतलब कि गांव में कैसे कैसे ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होगा, कैसे क्या होगा, उस चुनाव में खर्चा कैसे होगा, उसके लिए प्रतिनिधित्व कैसे चुना जाएगा, सब उसमें ये सब उस अनुसूची के अंतर्गत, ग्रामीण अनुसूची के अंतर्गत सब कुछ वर्णन किया गया है। 243 अनुच्छेद उसके अंतर्गत आता है। 243 अनुच्छेद का खा गा घा उसे करके उसमें 11-12 हैं, उसको आप देख सकते हो। अनुच्छेद किसमें क्या वर्णन किया गया, किसमें सीटों का वर्णन किया जाएगा। जैसे 243 डी है, डी में ये वर्णन किया गया है कि पंचायती राज में सीटों का आरक्षण कैसे होगा या बंटवारा कैसे होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे होगा पंचायती राज में या पंचायतों में महिलाओं का चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे हैं, उसको आप पढ़ सकते हो पूरा। फिर 73वां संविधान संशोधन। अब हम लोग पंचायत पढ़ लिए, मतलब गांव को पढ़ लिए, अब शहर वाले भी मांग करने लगे कि हमको भी जो नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, नगर निगम का चुनाव जो होता है या नगर पालिका का चुनाव जो होता है, उनसे शहरी निकाय उसे कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 73वें संविधान सॉरी भाई 74वां संविधान संशोधन
74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अनुसूची 12 को जोड़ दिया गया। अनुसूची 12 में पूछा जाता है कि अनुसूची 12 में क्या है, शहरी निकायों का वर्णन है उसमें, या नगर पालिका का वर्णन है। शहरी नगर पालिका का वर्णन अनुसूची भाग के अंतर्गत आता है, अनुसूची 12 के अंतर्गत, सॉरी अनुसूची 12 के अंतर्गत शहरी निकायों का वर्णन किया गया। उसमें 18 कार्य है जो जी करना है, कैसे कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, नगर निगम का जो चेयरमैन का चुनाव होता है उसी का वर्णन पूरा किया गया है। फिर आते हैं 91 नंबर संविधान संशोधन। इसमें ये हुआ कि जो मंत्री होते थे, जितने सदस्य होंगे, मतलब लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे उन सबका 15%, मतलब 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बन सकते, मतलब 15% से अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते। 2003 91 संविधान संशोधन के अंतर्गत 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री समेत, मतलब प्रधानमंत्री को लेके जितने सदस्य हैं 15% ही जो कि मंत्री होंगे और बाकी सब सदस्य होंगे। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सब लोग कहते थे कि हमको मंत्री बनाओ, हमको मंत्री बनाओ, तो सबको मंत्री बना दिया जाएगा तो उससे राजस्व को या देश को उनका वेतन भी तो मंत्री के हिसाब से देना पड़ेगा। सदस्य लोकसभा जो सांसद होते हैं उनका अलग होता है, उसी हिसाब से होता है। फिर ये 2003 में किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं उसी प्रकार राज्यों में भी उसी में वर्णन किया गया है। राज्यों में 12 मंत्री मुख्यमंत्री समेत का वर्णन किया गया, कम से कम 12 मंत्री होंगे। राज्यों में 12% सदस्यों का 12%, राज्यों में 12% होगा सदस्यों का, मतलब उस राज्य में जितने सदस्य चुने गए। ये समझ लीजिए कि जैसे लोकसभा में 545 या 550 सदस्य हैं लोकसभा के, उनका 15% ही मंत्री बनेंगे। मतलब ये समझ लीजिए जैसे इनका 550 का 15%, ये 15% ही मंत्री बनेंगे और बाकी सब सदस्य ही रहेंगे, प्रधानमंत्री समेत। ठीक है। उसी प्रकार राज्यों में है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया 404/12%, ये 12% ही मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री को लेके। फिर उसके बाद आते हैं 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन, सॉरी भाई, ये 92 में है, 92 संविधान संशोधन बोंगड़ी, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको संविधान संशोधन के द्वारा 22वें भाग में अनुसूची 8 के अंतर्गत जोड़ा गया है और कुल संख्या इनका 22 हो गया। अब वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 2003 में संविधान संशोधन जो हुआ था, 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि डोंगरी, मैथिली, सैंथी और उसके बाद उसको जोड़ के बाकी कितनी भाषा हैं उनकी संख्या वहां पे लिख दी गई है। 22 भाषा है अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 8 के अंतर्गत, अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। फिर 99 संविधान संशोधन 2014 में जब मोदी सरकार आती है तब ये करते हैं। कोलिजियम प्रणाली है जो कि मुख्य न्यायाधीश का कैसे कैसे नियुक्ति होगा उसके बारे में था। तो एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाता है कि उसके अंतर्गत किया जाएगा। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द कर देता है 2015 में, कहता है कि इस संवैधानिक का मतलब हम इसको नहीं मानते, इसको रद्द कर देता है। फिर उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं, मेरे दोस्त, यदि चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि हम आप लोगों को यदि अच्छे से पढ़ा रहे हैं तब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि आपको जानने वाले कोई भी होंगे जिनको संविधान संशोधन के बारे में नहीं पता है तो हम अच्छे से समझाए हैं इसमें, आप उसको शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं 20वां संविधान संशोधन। 20वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है बांग्लादेश से कुछ भूमि आदान प्रदान की जाती है। ये 2015 में किया गया है। सॉरी 20वां नहीं, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद 101 रुपया जो चंदा देते हैं, कहते नहीं 101 रुपया चंदा दे दो या कहीं चढ़ा दो, दक्षिणा दे दो,
जीएसटी मतलब कर दो या भगवान को टैक्स दे दो 101 रुपया, उसी के ये समझ लीजिए याद कर सकते हो, या ट्रिक है उसको याद कर सकते हो। 2016 में 101वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी को लागू कर दिया गया, जो कि वस्तु एवं सेवा कर है, मतलब टैक्स है। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में लाया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर 104 संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया था। ये 2019 के अंतर्गत आता है आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जैसे जनरल में हो गया, ओबीसी में हो गया, जनरल में भी सब आते हैं, मतलब कि जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और मतलब कि ओबीसी एससी, ओबीसी को भी जैसे आरक्षण था वैसे जनरल को भी आरक्षण का प्रावधान है, मतलब कि जो उच्च वर्ग कहे जाते हैं, वैसे तो सब एक समान होते हैं। फिर 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, मतलब किसी भी वैकेंसी हुआ उसमें 10% उनको आरक्षण दिया गया है, मतलब आरक्षण अब सबको मिल गया है, ये इसके अंतर्गत देख सकते हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार, मैं करमिंद कुमार, हमारे चैनल का नाम है जीके इंडिया। नमस्कार।